हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें प्राचीन काल की बात करें तो दोस्तों उसमें जो कुषाण वंश है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। और दोस्तों, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। कितना महान शासक था, जिसमें एक शक संवत आता है, बौद्ध संगति का आयोजन आता है, गांधार शैली की बात आती है। गांधार शैली की स्थापना या उदय भी कुषाण वंश में होता है। अगर हम बात करें शुद्ध रूप से, हम बात करें सोने के सिक्कों की बात करें तो सोने के सिक्के भी शुद्ध रूप से कुषाण वंश में चलते हैं। और बौद्ध धर्म का उदय, पुनः उदय, या बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां हैं महात्मा बुद्ध की, वो भी कुषाण काल में बनती है। तो दोस्तों, आज हम विस्तार से कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे और कुषाण वंश के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, कला के बारे में पढ़ेंगे, और उस समय क्या क्या परिवर्तन हुए उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। और कुषाण कहां से भारत में आए और क्यों आए थे, और सबसे पहले कहां पर आते हैं, कौन सा शासक आता है, इन सभी घटनाओं के बारे में हम कुषाण वंश में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कुषाण वंश सबसे पहले तो इसके उत्पत्ति के बारे में समझना, कुषाण वंश की उत्पत्ति के बारे में समझना। ये जो कुषाण वंश के जो शासक थे, ये दोस्तों चीन के पास थे। कहां पर? चीन के पास स्थित थे। एक छोटा सा कोई प्रदेश था, वहां पर स्थित थे ये चीन के पास, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, एक यूची, ये थे जो यूची कबीले से थे। कौन से कबीले से थे? यूची कबीले से थे ये, ठीक है ना। एक यूची कबीले से था। अगर कुषाणों की हम बात करें तो ये यूची कबीले से थे। क्या होता था दोस्तों, प्राचीन काल में कबीले हुआ करते थे और वो कबीला अपना शासक चुनते थे, और कबीला जहां शासक जाता था पूरा कबीला उसके साथ चल देते थे। अगर हम अरब काउंट्री की बात करें, वहां पर आज भी कबीले हैं, बहुत से कबीले हैं। और ऐसे ही जो आर्य थे, आर्य भी एक कबीले के रूप में ही भारत में आए थे। और जो ये कुषाण थे, ये यूची कबीले से थे। ये भी यहां पर किस तरीके से आएंगे समझना। तो यहां पर एक हूण जाति थी, हूण जाति। आपने दोस्तों नाम सुना होगा, एक आपने मिहिर कुल का नाम सुना होगा, मिहिर कुल। ये जो मिहिर कुल था दोस्तों, ये भी कौन सी जाति से थे? हूण जाति से थे मिहिर कुल, ठीक है ना। मिहिर कुल भी हूण जाति से थे। तो होता क्या है, हूण जाति ने कुषाणों पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कुषाणों के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया हूण जाति ने। इसके बाद क्या होता है, ये कुषाण यहां से चल दिए, अपने स्थान छोड़कर कुषाण चल दिए और ये तिब्बत की ओर चल दिए। कहां पर चल दिए? तिब्बत की ओर, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, कुषाण वंश का शासक जिसका नाम था कुजुल कडफिसस, जिसका शासनकाल 15 से 65 ईस्वी तक आता है। 15 से 65 ईस्वी तक माना जाता है कुजुल कडफिसस, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, कुजुल कडफिसस, ये दोस्तों हर्मियस, ये जो हर्मियस था, यह एक यूनानी शासक था। कौन था? यूनानी शासक था भाई, ठीक है ना। ये यूनानी शासक हर्मियस की अधीनता में थे कुजुल कडफिसस। किसकी अधीनता में? हर्मियस की अधीनता में थे, ठीक है ना। तो दोस्तों कुजुल कडफिसस ने क्या किया, काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। कहां पर कर लिया? काबुल और कंधार पर अधिकार स्थापित कर लिया, ठीक है ना। अर्थात भारत की सीमा तक आ गया कुजुल कडफिसस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अर्थात दोस्तों जो ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण की जाती है, ये तब की जाती है जब कुजुल कडफिसस काबुल और कंधार पर अधिकार स्थापित कर लेता है। इसके बाद भारत की सीमा यहां से लगती है इस तरीके से, काबुल और कंधार से, जो अफगानिस्तान में है।
इसके बाद क्या होता है, जो भारत का जो रास्ता होता है या भारत पर आक्रमण करने का जो रास्ता है वो खुल जाता है। लेकिन दोस्तों कुजुल कडफिसस भारत पर आक्रमण नहीं कर पाए थे, भारत पर आक्रमण नहीं कर पाए थे, सिर्फ यहीं तक था, काबुल और कंधार तक अधिकार था, ठीक है ना। और दोस्तों होता क्या है, कुजुल कडफिसस ने तांबे के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए? तांबे के सिक्के चलाए थे कुजुल कडफिसस ने। किसके सिक्के चलाए थे? तांबे के सिक्के चलाए थे कुजुल कडफिसस ने, ठीक है ना। दोस्तों जो कुजुल कडफिसस है इसका एक सिक्का प्राप्त होता है जिस पर मुख्य पृष्ठ जैसे दोस्तों सिक्के होते हैं, एक उसका मुख्य पृष्ठ होता है, एक पीछे का भाग होता है। तो मुख्य पृष्ठ पर किसका चित्र बना हुआ है? मुख्य पृष्ठ पर जो चित्र बना हुआ है वो हर्मियस का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मुख्य पृष्ठ पर हर्मियस का चित्र बना हुआ है जो एक यूनानी शासक था, ठीक है ना। तो इससे यह पता चलता है कि जो कुजुल कडफिसस था, कुजुल कडफिसस पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक नहीं था। वो किसकी अधीनता में शासन करता था? वे हर्मियस की अधीनता में शासन करता था। क्योंकि दोस्तों हर्मियस का मुख्य पृष्ठ पर, मुख्य भाग पर चित्र बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों मुख्य पृष्ठ के बाद पीछे का पृष्ठ है, तो इस पर किसका चित्र बना हुआ है? कुजुल कडफिसस का। किसका बना हुआ है? कुजुल कडफिसस का, ठीक है ना। कुजुल कडफिसस का चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों कुजुल कडफिसस के बारे में आप केवल इतना समझ लीजिए, कुजुल कडफिसस कुषाण वंश का यहां पर पहला शासक था। अगर पहला शासक की बात की जाए तो कुजुल कडफिसस पहला शासक था कुषाण वंश का। और दूसरी बात, अगर काबुल और कंधार पर किस कुषाण शासक ने विजय प्राप्त की तो उसका नाम था कुजुल कडफिसस, ठीक है ना। यहां तक बात आ गई, ठीक है ना। और किसकी अधीनता में अगर बात की जाए, कुजुल कडफिसस किसकी अधीनता में शासन करता था? तो हर्मियस की अधीनता में शासन करता था। या हम बात करें दोस्तों, हम बात करें कुषाण वंश के जो शासक थे वे शुरुआत में किसकी अधीनता में शासन करते थे? वे यूनानियों की अधीनता में शासन करते थे। नाम आ जाता है दोस्तों हर्मियस आ जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों कुजुल कडफिसस ने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। अगर प्रश्न पूछा जाए कुजुल कडफिसस ने कौन सी प्रकार के सिक्के चलाए? तांबे के चलाए, लोहे के चलाए, चांदी के चलाए और सोने के चलाए? तो राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा तांबे के सिक्के चलाए थे, ठीक है ना। यहां तक हमारा हो जाता है। अभी भारत में कुषाणों ने प्रवेश नहीं किया है, केवल काबुल और कंधार तक प्रवेश किया है। और इस पर विजय प्राप्त करने के बाद ही इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद दोस्तों अब हम कुजुल कडफिसस के बाद जो अगला शासक आएगा जिसका नाम क्या है? विम कडफिसस, उसके बारे में हम समझेंगे। क्योंकि विम कडफिसस दोस्तों कुजुल कडफिसस से हटकर है। विम कडफिसस कुजुल कडफिसस से हटकर है क्योंकि दोस्तों विम कडफिसस भारत में प्रवेश कर जाता है और भारत के जो देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं, जो त्रिशूल का जो चित्र होता है उसको भी बनाना प्रारंभ कर देता है। अपने सिक्कों पर एक तरफ त्रिशूल का चित्र भी बनाना प्रारंभ कर देता है। और पहला शासक था कुषाण वंश का जिसने सोने के सिक्के भारत में चलाए थे। अभी आपको हम पढ़ाएंगे विम कडफिसस के बारे में, ठीक है ना। यूं तो दोस्तों कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली जो शासक है वह कनिष्क है, लेकिन फिर भी हम शुरुआत में जो दो शासक हैं कुजुल कडफिसस और विम कडफिसस उनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। अब है दोस्तों विम कडफिसस। दोस्तों विम कडफिसस समझना, जिसका शासन काल आता है 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक आता है शासन काल विम कडफिसस का। कहने का मतलब है 13 वर्ष शासन किया विम कडफिसस ने, ठीक है ना। समझना दोस्तों विम कडफिसस ने काबुल और कंधार इनको किसने जीत लिया था? कुजुल कडफिसस ने। किसने दोस्तों? कुजुल कडफिसस ने जीत लिया था। काबुल और कंधार को कुजुल कडफिसस ने जीत लिया था। भाई यहां तक बात हो जाती है।
तो दोस्तों होता क्या है, अब जो ये विम कडफिसस है इसने क्या किया, सिंध में प्रवेश किया, सिंध में प्रवेश किया। किस में प्रवेश किया, सिंध में प्रवेश किया। कहने का मतलब ये है भारत में प्रवेश किया। किस में प्रवेश किया, भारत में प्रवेश किया। किसने किया था दोस्तों, विम कडफिसस ने भारत में प्रवेश किया। आगे समझना दोस्तों, सिक्के के मुख्य भाग में, मुख्य भाग पर विम कडफिसस का चित्र, ठीक है ना, और पीछे की ओर त्रिशूल का चित्र, जो किसका प्रतीक है, शैव धर्म का प्रतीक, शैव धर्म का प्रतीक है। अर्थात दोस्तों इसने क्या किया, जो सिक्के चलाए उसके मुख्य पृष्ठ पर तो खुद का चित्र बना हुआ था विम कडफिसस का, और जो उसका पीछे की ओर जो चित्र बना हुआ था त्रिशूल का बना हुआ था। एक बात आप याद रखना, इतिहास में जो साक्ष्य होते हैं वे खुद नहीं बोलते, उन्हें एक इतिहासकार बुलवाता है। जब त्रिशूल का चित्र बना हुआ है तो इतिहासकारों ने यह अंदाजा लगाया भाई जो त्रिशूल है वह शिव जी का प्रतीक है, त्रिशूल और डमरू। तो दोस्तों इतिहासकारों ने क्या कहा, जो विम कडफिसस था वो कौन से धर्म को मानने वाला था, शैव धर्म को मानने वाला था। क्योंकि दोस्तों जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें चित्रों से प्राप्त होती है। शैव धर्म को मानने वाला था, कौन से धर्म को, शैव धर्म को मानने वाला था। आगे समझना दोस्तों, विम कडफिसस ने हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कुषाण वंश का पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए। अगर दोस्तों हम बात करें सोने के सिक्के सबसे पहले किस कुषाण शासक ने चलाए तो उसका नाम आएगा दोस्तों विम कडफिसस। लेकिन जब यह पूछा जाए कि सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने चलाए तो दोस्तों हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे, रुद्रदामन ने चलाए। वहां पर मिनांडर रुद्रदामन आते हैं दोस्तों, वहां से आते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों अगर जब कुषाण शासक की बात की जाएगी, सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण शासकों में किसने चलाए तो वहां पर एक बात आप हमेशा याद रखना, वहां पर विम कडफिसस का नाम आएगा। दूसरी बात, शिव जी का भक्त या शिव जी को मानने वाला कौन सा शासक था कुषाण वंश का तो दोस्तों उसमें विम कडफिसस का नाम आएगा। इसने सोने का सिक्का तो चलाया था, तो दोस्तों सोने का सिक्का चलाया है। लेकिन आगे भी समझना, इसने चांदी का सिक्का भी चलाया, चांदी का सिक्का केवल। लेकिन एक बात याद रखना, केवल एक चांदी का सिक्का प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक चांदी का सिक्का भी चलाया था विम कडफिसस ने, एक रजत सिक्का एक, ठीक है ना। तो दोस्तों चांदी का सिक्का भी चलाया था विम कडफिसस ने, और विम कडफिसस ने ही भारत में दोस्तों प्रवेश किया था। अब आप समझना, काबुल और कंधार इसके राज्य में हो ही गए थे भाई, ये तो कुजुल कडफिसस ने जीत लिए थे। इसके बाद सिंध में जो प्रवेश किया, पंजाब की ओर जो प्रवेश किया वो किसने किया था दोस्तों, विम कडफिसस ने किया। तो एक बात याद रखना दोस्तों, काबुल और कंधार को भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो भारत के हिस्से बने, ये काबुल और कंधार वाला जो क्षेत्र था ये बना कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस के बाद इसका इस पर अधिकार था और ये विम कडफिसस के समय बने। हम यहां पर ये कह सकते हैं कुषाण काल में काबुल और कंधार पर भी भारत का अधिकार था, और कुषाण काल के बाद काबुल और कंधार और समरकंद भारत में बाबर के समय शामिल हुए, क्योंकि बाबर काबुल और कंधार और समरकंद के शासक थे भारत में आने से पहले।
या भारत का शासक बनने से पहले। और एक बार ये काबुल और कंधार हमारे देश में कुषाण वंश के समय शामिल थे। इन्हें आप हमेशा याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों विम कडफिसस के बारे में, ठीक। इसके बाद दोस्तों जो कुषाण वंश का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण जो शासक है, या हम कहें प्राचीन भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है, उसका नाम है दोस्तों कनिष्क। अब हम पढ़ेंगे कनिष्क के बारे में दोस्तों। कनिष्क दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है कुषाण वंश का, एक शक्तिशाली शासक है कुषाण वंश का कनिष्क। कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। कनिष्क जिसका शासनकाल 78 से 101 ईस्वी। कनिष्क समझना दोस्तों, कनिष्क के बारे में समझना आप। कनिष्क के बारे में होता क्या है, 1913-1960 दो बार, 1913-1960 दो बार लंदन। समझना बहुत गहरी बात है। 1960 और 1913 में लंदन में इस कनिष्क के टॉपिक पर दो सेमिनार होते हैं। कितने होते हैं? 2 सेमिनार होते हैं। और दोस्तों ये कितना शासनकाल था कनिष्क का, कब शासक बनता है, इसी संबंधित लंदन में 2 सेमिनार होते हैं, 1913 और 1960। क्योंकि इसके कार्यकाल और इसके शासनकाल से संबंधित ये सेमिनार होते हैं। और दोस्तों बाशम इतिहासकार का नाम है BL बाशम। तो दोस्तों इतिहासकार बाशम ने अंतिम रूप से यह निर्णय लिया, इतिहासकार ने, कनिष्क का जो राज्य अभिषेक होता है वह 78 ईस्वी में होता है। कब होता है? 78 ईस्वी में होता है कनिष्क का राज्याभिषेक। कहने का मतलब यह है कनिष्क का शासनकाल एक बहुत ही विवादित माना जाता है, और यह कहा जाता है यह एक ऐसे तकिए की तरह है, अगर उसमें एक और हवा भरी जाए तो दूसरी ओर से निकल जाती है। ऐसा है, ऐसा विवादित है। लेकिन अंतिम रूप से बाशम के नेतृत्व में इतिहासकारों ने यह निर्णय लिया, जो कनिष्क का जो शासनकाल था वह 78 से 101 ईस्वी था। ठीक। अब दोस्तों क्या होता है, राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों होता क्या है, 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया। क्या होता था दोस्तों, अगर कोई महान शासक होता था वह अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में या किसी विजय के उपलक्ष्य में कोई संवत चलाता था, कोई सन चलाता था। आज तो ईस्वी चलती है, पहले संवत चलते थे। तो खुशी के उपलक्ष्य में, जैसे हम विक्रम संवत की बात करें जो 57 ईसा पूर्व चलाया था, किसने? उज्जैन के शासक ने चलाया था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहां पर 78 ईस्वी में एक संवत चलाया। किसने? कनिष्क ने, जिसका नाम था शक संवत। अब समझना दोस्तों, जो ये कुषाण थे ये शक शासक थे। कुषाण कौन से शासक थे? शक शासक थे। एक शक संवत चलाया 78 ईस्वी में। किसने? कनिष्क ने। दोस्तों ये जो शक संवत है भारत का राष्ट्रीय संवत है। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय संवत है शक संवत। अगर हम विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया, विक्रम संवत, ये जो विक्रम संवत है यह मालवा के शासक ने चलाया था।
किसने चलाया था? मालवा के शासक ने चलाया था। ये विक्रम संवत हिंदू संवत है दोस्तों, हिंदू संवत भी बोलते हैं इसे मालव संवत भी बोलते हैं, क्योंकि मालवा, ठीक है ना, उज्जैन, इसे मालव संवत भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे? कनिष्क की बात कर रहे थे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसका नाम था, क्या था? उसका नाम था शक संवत, भारत का राष्ट्रीय संवत है। ठीक है ना, अगर दोस्तों शक संवत निकालना हो तो जो सन चल रही है उसमें से 78 घटा दें, 2020 में से 78 घटाने पर हमारा शक संवत निकल आएगा, क्योंकि ईस्वी में माइनस किया जाता है, ईसा पूर्व में प्लस किया जाता है। अगर हम वो आपको एक क्लास एक मेरी मिल भी जाएगी कि संवत किस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों 78 ईस्वी में शासक बनता है कनिष्क। अब समझना, कनिष्क का दोस्तों उपाधियों की हम बात की करें, उपाधियों की बात करें दोस्तों, उपाधि देवपुत्र। अगर बात की जाए दोस्तों, देवपुत्र किसकी उपाधि थी? ये दोस्तों कुषाण शासकों की उपाधि थी, देवपुत्र। ठीक है ना, देवताओं के पुत्र। क्या होता था दोस्तों, पहले क्या होता था? प्राचीन काल में जनता को बहकाया जाता था। आज भी हमारे राजनेता जनता को बहका देते हैं, भाई ऐसा है वैसा है। कोई बाबा होता है, कोई मौलाना होता है, कोई डर दिखा देता है, भाई हम तो ऐसे उत्पन्न हुए थे, ये मामला है हमारा। तो यहाँ पर क्या है, शासक पहले क्या करते थे? बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे और जनता में एक भय, जनता मानती थी भाई सच में हाँ ऐसा ही होगा। इन्होंने क्या किया? भाई हम देवताओं के पुत्र हैं। क्या कहा? हम देवताओं के पुत्र हैं, हमें यहाँ पर शासन करने के लिए देवताओं ने भेजा है, हम देवपुत्र हैं, ये कहा दोस्तों। ठीक है ना, तो देवपुत्र की उपाधि धारण की दोस्तों। जैसे दोस्तों जो चीन के जो शासक थे वो शिवर्ग पुत्र की उपाधि धारण करते थे। शिवर्ग पुत्र, शिवर्ग के पुत्र चीन के शासक, हान वंश के जो शासक थे। और हमारे मौर्य वंश के शासक अशोक कौन सी उपाधि धारण करते थे? देवना प्रिय पियदस्सी, देवना प्रिय पियदस्सी। ठीक है ना, ऐसी उपाधि धारण करते थे। एक थी दोस्तों शाही, ये उपाधि भी इसी की थी, जिसकी हमें प्रयाग लेख से पता चलता है, समुद्रगुप्त की से। शाहानुशाही ये उपाधि भी थी साहब, शाहानुशाही ये उपाधि भी थी। एक उपाधि थी शहंशाह, शहंशाह, ये शहंशाह भी उपाधि किसकी थी? ये भी किसकी थी? कनिष्क की उपाधि थी। शहंशाह उपाधि भी कनिष्क की थी दोस्तों। ठीक है ना, ये उपाधि थी। देवपुत्र, ये देवपुत्र वाली जो उपाधि है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। शाही और शाहानुशाही ये उपाधि भी है, जिनकी दोस्तों प्रयाग लेख से पता चलता है। आपने पढ़ा होगा प्रयाग, ये समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। किसकी है? समुद्र से भी पता चलता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गई दोस्तों उपाधियों की बात। अब हम बात करें साम्राज्य, हम साम्राज्य की बात करें दोस्तों। एक बात याद रखना आप, एक बात आप हमेशा याद रखना, जहां जहां से शासक के लेख मिलते हैं, जहां जहां से शासक के लेख मिलते हैं, उन लेखों के आधार पर दोस्तों पता लगाया जाता है जहां उसके लेख मिले हैं। लेख अक्सर वहीं से मिलते हैं जहां पर शासक का साम्राज्य होता है। तो इसलिए लेखों से पता लगा लिया जाता है कि कहां कहां तक शासक का साम्राज्य था। ठीक है ना, तो एक दोस्तों रबा तक लेख मिलता है। ये दोस्तों कहां से मिलता है? ये काबुल से मिलता है। काबुल, हम यहां पर ये कह सकते हैं काबुल और कंधार पर अधिकार था दोस्तों। एक दोस्तों एक अगला लेख मिलता है सुई विहार, ये लेख भी, ये रबा तक भी दोस्तों काफी बार पूछा जाता है किसका लेख है? सुई विहार। ये सिंध से प्राप्त होता है दोस्तों। कहां से प्राप्त होता है? सिंध से प्राप्त होता है दोस्तों। सारनाथ लेख प्राप्त होता है, अर्थात जो यूपी का क्षेत्र था इस पर भी अधिकार था, जो मथुरा वाला क्षेत्र था। इसके बाद दोस्तों अगला लेख जेद्दा, ठीक है ना, जेद्दा, और यहां पर मानिक्याल ये लेख भी था। इससे पता चलता है कि पंजाब पर भी अधिकार था। और दोस्तों बाद के शासकों के एक सांची से भी लेख मिलते हैं, कुषाण वंश के ही। तो दोस्तों जो ये लेख है, इन लेखों से पता चल गया कि कहां कहां तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। और खुद की राजधानी क्या थी?
राजधानी साहब, राजधानी क्या थी भाई? गांधार तक्षशिला राजधानी थी। क्या थी? तक्षशिला राजधानी थी, जो पेशावर में है। ये राजधानी थी, यहां तक क्षेत्र फैला हुआ था, ठीक है ना। और दोस्तों तक्षशिला इनका मुख्य गढ़ था। और दूसरा दोस्तों जो गढ़ था वो था मथुरा। मथुरा दूसरा गढ़ था इसका, कुषाण शासकों का। मुख्य राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला के पास थी, जो से हम पुरुषपुर, हम पेशावर भी कह सकते हैं भाई। राजधानी क्या थी? राजधानी क्या थी भाई? पुरुषपुर। पुरुषपुर हम जिसे कह सकते हैं पेशावर कह सकते हैं। पेशावर इनकी राजधानी थी कुषाण शासकों की। यहां तक कि कनिष्क का साम्राज्य फैला हुआ था। ये कनिष्क के लेख हैं। अगर कल को आपसे लेखों के बारे में पूछा जाता है, सुई विहार किसका लेख है, कहां से प्राप्त होता है भाई? सिंध से प्राप्त होता है, ठीक है ना। रबा तक किसका लेख है? ये सारी चीजें कहां से प्राप्त होती है, इन लेखों के बारे में काफी बार पूछा गया है। एनटीए नेट में भी काफी बार पूछा गया है कौन कौन से लेख हैं, ठीक है ना। ये तो आ गई दोस्तों लेखों के बारे में बात आ गई। अब बात हम करें कि कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया था या चीन से पराजित हुआ था या नहीं हुआ था, इस बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। चीन, दोस्तों चीन की हम बात करें तो चीन पर कनिष्क ने बिल्कुल आक्रमण किया था। समझना पहले, चीन पर आक्रमण, दोस्तों चीन पर आक्रमण किया था हान वंश। और यहां हान वंश था, इस समय सेनापति था, सेनापति पान चाओ यहां का सेनापति था चीन का, ठीक है दोस्तों। ये चीन का था सेनापति पान चाओ, ठीक है। यहां पर आक्रमण किया था दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया था 70,000 अश्वरोही, 70,000 अश्वरोही सैनिकों की सहायता से आक्रमण किया था, माना यह जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो पान चाओ था, पान चाओ से कनिष्क की पराजय हो जाती है और पान चाओ की विजय होती है। क्या होती है? विजय होती है पान चाओ की, कनिष्क की पराजय हो जाती है। यह बात यहां भी की जाती है, कनिष्क ने कहा भी है मैंने दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की 3 दिशाओं को जीत लिया है, लेकिन जो उत्तर की जो दिशा थी चीन, यहां पर मैंने विजय प्राप्त नहीं की, या मेरे साम्राज्य में ये जो उत्तर का जो क्षेत्र था ये चीन वाला शामिल नहीं था। कहने का मतलब ये है दोस्तों पान चाओ से कनिष्क की पराजय हो जाती है। अब युद्ध के बारे में हम जब बात करते हैं तो दोस्तों ये कहा जाता है कि चीन की राजकुमारी से, कनिष्क ने चीन की राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की थी, इसलिए यह आक्रमण हुआ था, ठीक है ना। इसलिए यह युद्ध हुआ था कि इच्छा जाहिर की थी युद्ध करने, वो विवाह करने की, और ये चीन वालों ने विवाह नहीं किया था, ठीक है भाई। यहां तक हो गया बात कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पान चाओ की मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है? पान चाओ की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हैनसांग के लेखों से हमें पता चलता है, बाद में दोस्तों जब पान चाओ की मृत्यु हो गई थी, बाद में दोस्तों ये हिमालय पर्वत है, इसको दोस्तों हिमालय पर्वत वाला जो क्षेत्र था, यहां पर दोस्तों इसे जीत लेता है बाद में कनिष्क की क्या हो जाती है? विजय होती है कनिष्क की। लेकिन विजय तब होती है जब पान चाओ की मृत्यु हो जाती है। पान चाओ की मृत्यु के बाद कनिष्क ने पुनः यहां पर आक्रमण किया और फिर क्या हो जाती है? विजय प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। यहां पर जीत लिया था दोस्तों, ठीक है। ये हो गई बात, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये कनिष्क का चीन से आ गया पान चाओ, ठीक है ना। ये हमें हैनसांग से भी पता चलता है कि बाद में जीत लिया था दोस्तों। एक दोस्तों और है एक, कहां पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों? हमें श्री धर्म पिटक निदान सूत्र, ये बौद्ध ग्रंथ है, श्री धर्म पिटक निदान सूत्र। ये कौन सा है दोस्तों? बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है ना।
इस ग्रंथ से पता चलता है कनिष्क ने कहां पर विजय प्राप्त की थी? मगध पर। मगध, या हम यहां पर कह सकते हैं पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की थी। कहां पर की थी? पाटलिपुत्र पर। और पाटलिपुत्र के शासक से अश्वघोष और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र और अद्भुत मुर्गा को प्राप्त किया। कहां से प्राप्त किया था दोस्तों? ये पाटलिपुत्र से प्राप्त किया था। दोस्तों जो ये अश्वघोष है, बाद में एक बहुत बड़ा साहित्यकार था अश्वघोष, और द्वितीय बौद्ध संगति का चतुर्थ बौद्ध संगति का दोस्तों उपाध्यक्ष भी था अश्वघोष। इस अश्वघोष को पाटलिपुत्र से प्राप्त किया था दोस्तों। कहां से प्राप्त किया था? पाटलिपुत्र से प्राप्त किया था कनिष्क ने। और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र भी यहां से प्राप्त किया था दोस्तों। और दोस्तों एक अद्भुत मुर्गा भी यहां से प्राप्त किया था। कहां से प्राप्त किया था? यहां से, पाटलिपुत्र से। और दोस्तों हमें एक जानकारी यह भी प्राप्त होती है, कल्हन की राजतरंगिणी से हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है, राजतरंगिणी से, क्योंकि इसने दोस्तों कश्मीर पर भी अधिकार था कनिष्क का। और कश्मीर में कनिष्कपुर नगर का निर्माण कराया था। कहने का मतलब दोस्तों यह है, पाटलिपुत्र को भी जीत लिया था और कश्मीर पर भी अधिकार था कनिष्क का, जहां पर एक कनिष्कपुर नामक नगर का निर्माण करवाया था। यह जानकारी हमें राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। तो दोस्तों यह था कनिष्क के बारे में, ठीक है ना। कहां कहां पर विजय प्राप्त की, कौन कौन से लेख थे। अब दोस्तों समझना, अब कनिष्क की मृत्यु कैसे होती है, ये एक बहुत ही विवादित प्रश्न है। तो दोस्तों कहा जाता है कि उत्तर की ओर आक्रमण कर रहे थे कनिष्क। उस समय दोस्तों कनिष्क रास्ते में बीमार हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो सैनिक थे वो बार बार कनिष्क के आक्रमण करने से तंग आ चुके थे, बिल्कुल वो परेशान हो चुके थे। तो बाद में क्या किया जाता है, कनिष्क जैसे बैठा हुआ था, कनिष्क के सिर के ऊपर रजाई डाल दी जाती है और एक सैनिक उसके ऊपर बैठ जाता है, रजाई के ऊपर बैठ जाता है, और दम घुटने से कनिष्क की क्या हो जाती है, कनिष्क की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं दोस्तों इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी गुरूर नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। पता नहीं कब उसका कैसा अंत आ जाए। कितना महान शासक था और कैसे अंत आ गया, ठीक है ना। ये इसकी विजय के बारे में होगी। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कनिष्क की जो बौद्ध संगति है, बौद्ध संगति के आयोजन के बारे में, बौद्ध धर्म में आस्था के बारे में हम कनिष्क के पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगति, प्रथम शताब्दी। स्थान क्या है दोस्तों, कुंडलवन, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। अध्यक्ष किसको बनाया था, वसु मित्र को अध्यक्ष बनाया था। उपाध्यक्ष किसको बनाया था, उपाध्यक्ष बनाया था अश्वघोष को बनाया था। किसको बनाया था, अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया, ठीक है ना। तो दोस्तों नोट यहां पर आप नोट करना, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। समझना दोस्तों, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म।
दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। और इस समय बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। समझना दोस्तों, हीनयान जो पहले से चला आ रहा था, जो परंपरावादी था, जो रूढ़िवादी था, वो था हीनयान। जो मूर्ति पूजा का विरोध करता था वो था हीनयान। हम यहां पर ये कह सकते हैं दोस्तों, कनिष्क से पहले के जितने भी शासक थे या जितने भी लोग थे, जितने भी बौद्ध धर्म मानने वाले लोग थे, वो सब हीनयान को मानने वाले थे। और ये महायान दोस्तों बौद्ध धर्म की, महात्मा बुद्ध की पूजा पाठ करने लग गए। सुधारवादी भी कह सकते हैं हम महायान को। कनिष्क महायान को मानता था। कनिष्क किसको मानता था? महायान को मानता था। इसे हम सुधारवादी भी कह सकते हैं। जो हीनयान थे, ये दोस्तों केवल अपनी आत्मशुद्धि के लिए या खुद ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या करते थे दोस्तों? भक्ति करते थे। और जो ये महायान वाले थे, ये सभी जनता के लिए भक्ति करते थे, एक इंसानियत के लिए करते थे महायान वाले। और जो कनिष्क था वो भी महायान को मानने वाला था, ठीक है ना। और महायान वालों ने दोस्तों महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी बनाना प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये था हीनयान और महायान, जो कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का विभाजन होता है दो भागों में, हीनयान और महायान, ठीक है दोस्तों। ये है हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है ना। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा, सबसे प्राचीनतम हीनयान है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान के बारे में एक क्लास तैयार कर रखी है, आप वहां पर देख लेना। तो हीनयान और महायान ये सबसे पुराने थे, महायान नए थे, ठीक है ना। ये सुधारवादी थे, ठीक है ना, ये परंपरावादी थे। और जो ये थे, ये महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं हीनयान वाले, और ये महात्मा बुद्ध को, महायान वाले महात्मा बुद्ध को एक भगवान से तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं? भगवान से तुलना करते हैं। ये हीनयान वाले महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाते, महायान वाले महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाते हैं। और महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनाना जो प्रारंभ की जाती है वो कुषाण काल में की जाती है और वो गांधार शैली में की जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा शैली के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कनिष्क के समय हम पहली बात करें, एक मथुरा शैली यहाँ पर भारत में पहले से चलती थी, एक थी गांधार शैली। ये गांधार जो शैली है इसका उदय होता है कनिष्क के समय होता है गांधार शैली का उदय। जो ये मथुरा शैली है ये भारत की प्राचीनतम शैली है, और जो गांधार शैली है इसका जन्म होता है कनिष्क के समय होता है, और ये एक विदेशी शैली थी। हम यहाँ पर कह सकते हैं प्राचीनतम, और इसका उदय कनिष्क के समय, किसके समय होता है? कनिष्क के समय, ठीक है ना। ये भारतीय शैली है, भारतीय शैली। ये कौन सी शैली आ जाएगी? ये विदेशी शैली आ जाएगी। कौन सी शैली आ जाएगी? विदेशी शैली आ जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या होता है? लाल बलुआ पत्थर पर मूर्ति बनाई जाती है। इसमें सिलेटी पत्थर पर मूर्ति बनाई जाती है, सिलेटी पत्थर पर मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों क्या होता है? हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की मूर्ति बनाई जाती है। इसमें केवल किसकी बनाई जाती है? बौद्ध धर्म की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? बौद्ध धर्म की, ठीक है ना। ये दोस्तों इसमें क्या दिखाया जाता है? एक साधारण रूप से दिखाया जाता है, और इसमें एक दोस्तों आधुनिक तरीके से मूर्ति को दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये हैं दो, गांधार और मथुरा शैली। गांधार शैली का उदय कनिष्क के समय होता है दोस्तों, एक विदेशी शैली थी। इसमें एक महात्मा बुद्ध को भी एक आधुनिक तरीके से, मॉडर्न तरीके से दिखाया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये आ गई हमारी दो शैली आ गई। अब हम कनिष्क के सिक्कों की बात करें। जो कनिष्क हैं, कनिष्क के हम सिक्कों की बात करें तो दोस्तों कनिष्क के सिक्कों पर कनिष्क के जो सिक्के हैं दोस्तों, मुख्य पृष्ठ पर स्वयं की खुद की कनिष्क की मूर्ति होती है। किसकी होती है? कनिष्क की। और दोस्तों जो पीछे का जो होता है उस पर दोस्तों
महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी है, जिसमें शाको बुद्ध लिखा हुआ है, शाको बुद्ध भी लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। दोस्तों समझना, अपने सिक्कों पर सबसे पहले सिक्कों पर महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति जो बनवानी जो प्रारंभ की थी वो कनिष्क ने की थी। और कनिष्क ने दोस्तों मित्रों मेयो अर्थात कहने का मतलब यह है सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा की मूर्ति भी अपने सिक्कों पर बनाई थी। शिव जी की भी मूर्ति अपने सिक्कों पर बनाई थी और महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति अपने सिक्कों पर बनाई थी। ये दोस्तों सूर्य और चंद्रमा ईरानी देवता है। कौन से देवता हैं? ईरानी देवता हैं। ईरानी देवताओं की भी कनिष्क ने अपने सिक्कों पर मूर्ति बनवाई थी दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों मुख्य पृष्ठ पर जो कनिष्क की जो मूर्ति होती थी दोस्तों, एक कोट में होती थी। एक कोट पहन रखा है, घुटनों तक कोट पहन रखा है, हाथ में खड़ा तलवार ले रखी है, ऐसी मूर्ति बनी हुई है। एक इसकी मूर्ति मथुरा से भी प्राप्त होती है, मथुरा में माट से प्राप्त होती है इसकी मूर्ति। किस कनिष्क की दोस्तों? उसमें कनिष्क को कोट पहना हुआ दिखाया गया है जो 5 फीट 7 इंच के बराबर, 5 फीट 7 इंच के लगभग है दोस्तों, जो मथुरा से इसकी मूर्ति प्राप्त होती है कनिष्क की, ठीक है ना दोस्तों। एक कोट एक तलवार तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। ये है दोस्तों कनिष्क के बारे में। कनिष्क के बाद दोस्तों राजगद्दी पर जो बैठते हैं, कनिष्क के बाद दोस्तों राजगद्दी पर वाशिष्ठ बैठते हैं, ठीक है, वाशिष्ठ बैठते हैं। तो कनिष्क का शासनकाल 101 तक माना जाता है, तो दोस्तों इसको 106 तक इसे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों वाशिष्ठ इसके सांची और सारनाथ से लेख मिलते हैं, सांची और सारनाथ से लेख मिलते हैं, ज्यादा कार्यकाल नहीं होता। इसके बाद हुविस्क बैठते हैं दोस्तों, हुविस्क राजगद्दी पर बैठते हैं जो 106 से 140 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठते हैं। हुविस्क ने दोस्तों शिव जी की, ठीक है ना, शिव जी की और उमा देवी की मूर्ति भी अपने सिक्कों पर बनाई थी, त्रिशूल वाली मूर्ति अपने सिक्कों पर बनाई थी हुविस्क ने। दोस्तों ये हुविस्क जो शासक था, एक यहाँ का थोड़ा हम कह सकते हैं काफी हद तक एक अच्छा शासक था। सबसे ज्यादा देवी देवताओं के चित्र बनवाए थे, ठीक है ना, सबसे ज्यादा देवी देवताओं के चित्र बनवाए थे दोस्तों। हुविस्क के बाद कनिष्क सेकंड राजगद्दी पर बैठते हैं दोस्तों, जिसका शासनकाल 140 से 147 ईस्वी के लगभग था दोस्तों, ठीक है ना। जो कनिष्क था दोस्तों, इसके मुख्य सिक्कों पर प्रभा मंडल रूप में कनिष्क द्वितीय को दिखाया गया है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों वासुदेव आ जाते हैं, जिन्होंने दोस्तों हिंदू देवी देवताओं वाले सिक्के जलाए थे। वासुदेव एक हम कह सकते हैं जिसने शासन 147 से दोस्तों 198 ईस्वी तक के लगभग तक शासन किया था वासुदेव ने। हम ये कह सकते हैं यह इस वंश का एक अंतिम शक्तिशाली शासक था। और अंतिम शासक तो दोस्तों एक कनिष्क तृतीय के रूप में आता है, जिसे माना जाता है कनिष्क तृतीय के रूप में। और यह भी एक कोई कंफर्म नहीं है कि कनिष्क तृतीय एक अंतिम शासक था, लेकिन अंतिम शक्तिशाली शासक जिसकी हम बात करते हैं उसका नाम था दोस्तों वासुदेव था दोस्तों, ठीक है ना। ये थे दोस्तों कुषाण वंश के बारे में। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों जो शासक है वो है कनिष्क। तो दोस्तों समझना इन दोस्तों कुषाण शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के अगर बात की जाती है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए थे दोस्तों वो किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने चलाए थे। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए थे दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के भी कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा। ये प्रश्न एनटीए नेट के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के किसने चलाए दोस्तों?
कुषाण शासकों ने चलाए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण शासकों ने चलाए थे। अब आप समझना, सबसे ज्यादा चांदी के सिक्कों की बात की जाए तो मौर्य शासकों ने चलाए, सोने के सिक्कों की बात की जाए तो गुप्त शासकों ने चलाए, तांबे के सिक्कों की बात की जाए तो कुषाण शासकों ने चलाए थे। ये कुषाण जो शासक थे ये शक थे दोस्तों। कौन थे? शक थे, इसीलिए इन्होंने शक संवत चलाया। और दोस्तों इनकी एक छत्रप प्रणाली चल रही थी। कौन सी प्रणाली थी? छत्रप प्रणाली चलती थी इनकी। जैसे मथुरा का अलग छत्रप होता था, बनारस का अलग छत्रप होता था। इनकी अधीनता में मुख्य कुषाण शासक हो गया। कुषाण शासकों ने छत्रप एक राज्यपाल नियुक्त कर रखे थे, जैसे वनाश पर कर रखा था, ये राज्यपाल नियुक्त कर रखे थे। उनकी सहायता से ये शासन करते थे कुषाण वंश के शासक। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था दोस्तों कुषाण वंश। फिर भी दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कुषाण वंश था। इसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक चलेगा। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।